गुलाम नबी ने जिंदगी में शायद ही कभी 100 का नोट देखा था। उस वक्त उसके सामने हजारों रुपए के नोट पड़े थे और उसकी आंखें चुंधिया रही थीं। मीर साहब ने गुलाम नबी को अपने सामने बिठाया हुआ था। गुलाम नबी, खुदा की जमीन इंसानों पर कभी तंग नहीं होती। तुम सिर्फ एक बात सोचो, तुम 3 जवान बच्चियों के बाप हो। क्या तुम इस बात को पसंद करोगे कि तुम्हारी बच्चियों की हिंदू फौजी इज्तिमाई आबरू रेजी करें? अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो गया तो तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। गुलाम नबी, और हाँ, क्या तुम ये समझते हो कि इंटेलिजेंस को इस बात का इल्म नहीं कि तुम मुजाहिदीन के साथ हो? याद रखना, आजकल में वो लोग तुम्हारे घर पर छापा मारने वाले हैं। वो तुम्हारी बीवी और बेटियों को थाने ले जाएंगे और वहाँ उनके साथ जो सुलूक होगा उसका अंदाजा तुम लगा सकते हो। गुलाम नबी, बेवकूफ मत बनो, इन लोगों के फरेब में मत आओ। किसी ने तुम्हें आजादी नहीं देनी, और अगर आजादी मिल भी जाए तो तुम्हारे किस काम की? तुम्हें तो फिर भी इसी तरह कमा कर औलाद को खिलाना होगा। 1 लाख रुपया थोड़ी रकम नहीं होती। तुम कश्मीर से हिजरत करके भारत के किसी भी दूसरे शहर में आराम से अपने बीवी बच्चों के साथ जिंदगी बसर कर सकते हो। वो तुम्हारा 1 साला भी तो है बम्बई में, उसके साथ ही मकान ले लेना। मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि तुम्हें वहाँ तक पहुँचाना हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। दोनों उस वक्त कुपवाड़ा के बाहर एक जंगली सिलसिले में मौजूद थे। गुलाम नबी ने हाल ही में बंदूक उठाई थी और वो अगले ही रोज मुजाहिदीन के उस काफिले में जा रहा था जिसने इसराइलियों को अपने हिफाजत में लेना था। गुलाम नबी कभी मजबूत इरादे का मालिक नहीं रहा था। वो गरीब मजदूर था। सारा दिन बोझ उठाने से उसकी कमर में मुस्तकिल झुकाव पैदा हो गया था। ये उसकी बदकिस्मती की इंतहा थी कि उसने मुजाहिदीन की इस तंजीम को भी लालच के तहत चुना था। उसे उम्मीद थी कि हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल होने से उसके माशी मसाइल किसी हद तक हल हो जाएंगे, क्योंकि कश्मीर के लोग मुजाहिदीन की चोरी छुपे मदद किया करते थे। मीर साहब उसे आज नहीं 10 साल से जानते थे, जब वो उनके सियासी जलसों में शामिल हुआ करता था। गुलाम नबी उनका महल्लेदार था और मीर साहब ने निशाना देखकर तीर फेंका था। अपनी जवान बेटियों की इस्मत दरी का खौफ और इतनी ज्यादा रकम के लालच ने कमजोर इरादे और बुरी नीयत वाले गुलाम नबी के ईमान को डगमगा दिया। फिर मीर साहब बोले, तुम मुजाहिदीन के खिलाफ कुछ करने को तो नहीं जा रहे? आखिर इसमें घबराने वाली क्या बात है? तुमने तो 2 काफिरों के खाने में जहर मिलाना है और बस। जाहिर है तुम जहां भी जाते हो मुजाहिदीन तुमसे खाना पकाने की खिदमत ही लेते हैं। उनके लिए भी खाना तुम ही पकाओगे। खाने में जहर मिला देना और बस तुम्हारा काम खत्म। जैसे ही तुम्हारा काम मुकम्मल हुआ, चुपचाप वहां से निकल आना। मेरे आदमी बाहिफाजत तुम्हारी वापसी के जिम्मेदार हैं। हुकूमत तुम्हें तुम्हारे बच्चों समेत रातों रात कश्मीर से बाहर पहुंचा देगी। और हाँ, अगर तुम मजीद जमानत चाहते हो तो मैं आज ही तुम्हारी बीवी और बच्चियों को जहां भी तुम कहो पहुंचा देता हूँ। बिलाखिर मीर साहब ने अपने तरकश का आखिरी तीर भी चला दिया। अब गुलाम नबी के बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसने बेचैनी से पूछा, मुझे करना क्या है? मीर साहब बोले, कुछ भी नहीं, मुतमईन रहो। ये छोटी सी शीशी देख रहे हो, ये दुनिया का सबसे ज्यादा सरीउल असर जहर है। दोनों को जो खाना जाएगा उसमें जहर के चंद कतरे शामिल कर देना। कमजोर ईमान के मालिक गुलाम नबी ने कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बीवी और बच्चियों को आज रात ही दिल्ली पहुँचाना होगा। मीर साहब बोले, जैसे तुम्हारी मर्जी, और हाँ, तुम जरूरत के लिए थोड़े पैसे अपने पास रख लो, बाकी मैं तुम्हारे घर वालों को ही दे दूंगा। तुम्हारे पास अगर किसी ने इतनी ज्यादा रकम देख ली तो उन लोगों को शक पड़ सकता है। मीर साहब ने उसे 2-3 हजार रुपए थमाते हुए बाकी रकम बड़ी होशियारी से वापस रख ली। हवस के मारे गुलाम नबी ने पैसे अपनी जेबों में ठूसते हुए कहा, मीर साहब, बात तो आपकी ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं। और मीर साहब ने कुर्बानी के बकरे को समझाते हुए कहा, अच्छा फिर खुदा हाफिज। कैंप से तुम्हारा ज्यादा देर बाहर रहना भी ठीक नहीं। मुतमईन रहना और मेरे कहने पर अमल करना। काम मुकम्मल होते ही उसी रास्ते पर आना है जिस पर मैंने तुम्हें आने के लिए कहा है। करीबन 1 फरलांग दूर हम लोग तुम्हारी हिफाजत के लिए मौजूद होंगे। यहाँ से तुम्हें महफूज रास्ते से निकाल कर ले जाएंगे। थोड़ी देर के बाद दोनों अलग हो गए। मीर साहब जमाने का काइया आदमी था। वो एक चाल समझ कर चल रहा था। उसने अपनी दानिस्त में ऐसा मंसूबा बनाया था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अपनी कामयाबी के तसव्वुर से ही वो झूम रहा था। इस सौदे में न सिर्फ उसे कम से कम 5 लाख रुपए मिलने की उम्मीद थी, बल्कि इस तरह वो मुस्तकबिल में अपने देरीना सियासी हरीफ सरदार साहब और मुफ्ती साहब को भी खींच सकता था। उसने अमरीश पुरी की मदद से अपने सियासी हरीफों को बेइज्जत करने का बड़ा घिनौना मंसूबा तैयार किया था, लेकिन इस सारे मंसूबे की कामयाबी का दारोमदार गुलाम नबी पर था। अगर उसका वार चल जाता तो मीर साहब के वार
किनारे न्यारे हो जाते। गुलाम नबी की हैसियत यूं तो मुजाहिदीन के इस लश्कर में एक बावर्ची की सी थी, लेकिन तमाम मुजाहिदीन की अक्सरियत नौजवानों पर मुश्तमिल थी और सब उसकी बहुत इज्जत करते थे। वो उसे अक्सर चाचा कहकर पुकारा करते थे। उन्हें इस बात का इल्म था कि गुलाम नबी ने अपनी जवान बेटियों की इस्मत दांव पर लगाकर अपने सर पर कफन बांधा है। किसी भी मुजाहिद के खानदान के साथ हिंदू दरिंदे क्या सलूक करते थे, इस बात का उन सबको बखूबी इल्म था। आज भी मुजाहिदीन का जो दस्ता गैर मुल्की कैदियों की हिफाजत के लिए आ रहा था, उसमें गुलाम नबी शामिल था और मुजाहिदीन बतौर खास इसका ख्याल रखते थे। गुलाम नबी को बताया गया था कि उनके कैंप में 2 गैर मुल्की कैदी मौजूद हैं जिनकी खुराक का बतौर खास ख्याल रखना है। गुलाम नबी ने कमांडर मुख्तार से कहा था, जनाब आप बेफिक्र हो जाइए, कभी शिकायत का मौका मिला है आपको इससे पहले। सुबह का नाश्ता वो खुद मेहमानों के लिए बना कर ले गया था। उसके बाद दोपहर का खाना, शाम की नमाज बाजमात अदा करने के बाद मुजाहिदीन इन दोनों कैदियों को बंद कर देते थे और बंद करने से पहले उन्हें रात का खाना और कहवा भी साथ दे दिया जाता। सुबह जब उनका कमरा खोला जाता तो रात के बर्तन उठा लिए जाते। गुलाम नबी ने उसी वक्त का इंतखाब किया था। उसने अगले किसी दिन का इंतजार करने की बजाय आज ही के दिन को अपने काम के लिए मुनासिब जाना था और अब वो जल्द से जल्द अपना काम करके निकल जाना चाहता था, क्योंकि उसकी बीवी और बच्चियां मीर साहब के कहने के मुताबिक अब तक दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी थी और वो खुद 1 लाख रुपया लेकर उनके साथ ही दिल्ली पहुंचना चाहता था। बेचारा गुलाम नबी, उसने कांपते हाथों तैयार खाने में जहर शामिल किया। ये जहर उसने खाने की तमाम डिशों के अलावा कहवे में भी डाल दिया था ताकि कैदियों के जिंदा बच रहने का कोई चांस ही बाकी न रहे। खाना कैदियों के सामने रख कर वो बाहर आ गया। यही उसकी ड्यूटी थी, बाकी काम दूसरे मुजाहिदों का था। बावर्ची खाने में पहुंचने के बाद उसने शाम की अजान की आवाज सुनी। जब मुजाहिदीन नमाज की तैयारियों में मसरूफ थे तो गुलाम नबी चुपचाप उसी रास्ते की तरफ निकल गया जिस तरफ उसकी दानिस्त में मीर साहब के लोग उसे अपनी हिफाजत में लेने के लिए मौजूद थे। सर्दियों की वजह से यहाँ मगरिब के साथ ही अंधेरा बढ़ने लगा था। उस वक्त भी हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो घने जंगली रास्ते पर सफर कर रहा था। उसके चारों तरफ पहाड़ थे या फिर घना जंगल। गुलाम नबी अंदाजे के मुताबिक करीबन 1.5 फरलांग तक चला था जब उसे टॉर्च की रोशनी अपनी तरफ बढ़ती दिखाई दी। ये इशारा इन लोगों ने पहले से अपने आपस के मिलाप के लिए मुकर्रर किया था। गुलाम नबी अपनी जगह रुक गया। अभी उसे वहां खड़े चंद सेकंड ही गुजरे थे जब उसे अपने पहलू में अंगारे घुसने का एहसास हुआ। इससे पहले कि उसे सूरत हाल की समझ आती, अचानक ही दर्जनों गोलियों ने उसके जिस्म के परखचे उड़ा दिए। उसके जिस्म पर बहुत करीब से साइलेंसर लगे पिस्तौल से फायरिंग की जा रही थी। हमलावर एक से बाहर हाल ज्यादा थे जिन्होंने चंद सेकंड के अंदर उसे मौत की गहरी नींद सुला दिया। उसकी मौत का यकीन हो जाने के बाद वो उसे जूं का तूं छोड़कर फरार हो गए। गुलाम नबी की अचानक गुमशुदगी ने मुजाहिदीन को परेशान कर दिया था। पहले तो वो यही समझे थे कि शायद गुलाम नबी को किसी चीज की जरूरत महसूस हुई है और उसने गांव जाने का अकेले फैसला कर लिया है। लेकिन ये कैसे मुमकिन था, क्योंकि कैंप के कवानीन के मुताबिक कमांडर के हुक्म के बगैर कोई भी मुजाहिद कैंप से बाहर कदम नहीं रख सकता था। जब रात गए तक उसकी वापसी न हुई तो उन्होंने सोचा कि वो नजदीकी जंगल में रास्ता भूल गया है। फिर उन्हें ये शक गुजरा कि कहीं गुलाम नबी किसी जंगली दरिंदे का शिकार न हो गया हो। सुबह तक बेचैनी से वो उसके मुंतजिर रहे। रात के अंधेरे में जबकि बारिश ने भी जोर पकड़ लिया था, जंगल में उसे तलाश करना मुमकिन नहीं था। अलसुब जब नमाज की अदायगी के बाद उन्होंने कैदियों के कमरे का दरवाजा खोला तो दरवाजा खोलने वाला मुजाहिद भागता हुआ कमांडर तक पहुंचा था। उसके मुंह से जो बात निकली उसने एक लम्हे के लिए तो कमांडर मुख्तार को हिलाकर रख दिया। मुजाहिदों के हमरा जब वो भागता हुआ उनके कमरे तक पहुंचा तो दोनों लाशें उनका मुंह चढ़ा रही थीं। एक बूढ़े मुजाहिद ने उनके सरहाने बैठकर उनके चेहरों को गौर से देखते हुए ऐलान किया, जहर। गुलाम नबी के फरार की वजह कमांडर मुख्तार को फौरन समझ आ गई। उसे ये अंदाजा लगाने में कुछ देर नहीं लगी थी कि गुलाम नबी ने खाने में जहर मिलाकर उन्हें हलाक किया है। फौरन ही मुजाहिदीन की 3 टोलियां उसकी तलाश में निकल गई थीं, जिन्होंने थोड़ी देर बाद उसकी गोलियों से छलनी लाश भी दरियाफ्त कर ली। इसका साफ मतलब यही था कि दुश्मन ने उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने के बाद साजिश का नामो निशान मिटाने के लिए मौत की गहरी नींद सुला दिया है। मुजाहिदीन को उन दोनों की हलाकत पर जबरदस्त धचका लगा था। उनके लिए इस बात का तसव्वुर ही सुहाने रूह बना जा रहा था कि दुश्मन ने उनकी सफों में जगह बना ली है। इसराइलियों का उनकी हिरासत में मर जाना इस बात पर दलालत करता था कि उनके दरमियान आस्तीन के सांप मौजूद हैं जो मुस्तकबिल में उन्हें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये मुजाहिदीन का मसरूफ तरीन कैंप था, लेकिन उन्हें इस तल्ख हकीकत का एहसास हो गया था कि जहां दुश्मन की रसाई नहीं वहां उसके जरखरीद कुत्ते मौजूद हैं जो दुश्मन से ज्यादा तबाहकारी करने की ताकत रखते हैं। उन्हें बहर सूरत इस साजिश
का पता चलाना था। उन्हें मालूम करना था कि इस साजिश के डांडे कहां तक जाते हैं और दुश्मन को उसके मुताल्लिक किस हद तक मालूमात हासिल हैं। कमांडर मुख्तार के हुक्म पर फौरी तौर पर इस कैंप को खत्म करने का फैसला कर लिया गया। वो लोग अब नए सिरे से नई मोर्चाबंदियां करने जा रहे थे। अपनों के हाथों उन्होंने हजीमत उठाई थी और उसके बाद ये नागुज़ीर हो गया था कि वो अपने सिक्योरिटी निजाम का असर नौ जायजा लेते। मीर साहब ने रात गए जब टेलीफोन पर अमरीश पुरी को इत्तला दी तो उसने सुख का सांस लिया। जनाबे वाला, मामला ओके हो गया है। जब से मीर साहब को उसने ये जिम्मेदारी सौंपी थी वो 1 मिनट के लिए चैन से सो नहीं पाया था। जब भी उसकी थोड़ी देर के लिए आंख लगती वो हड़बड़ा कर उठ बैठता। ये पछतावा उसकी जान को आ गया था कि अब वो सारी जिंदगी ब्रिगेडियर शमीर से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकता। खुदा जाने उसकी बदकिस्मती थी या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की खुशकिस्मती कि उसने जब भी पाकिस्तान के खिलाफ मोसाद को खुश करने के लिए कोई घिनौना इकदाम किया, पाकिस्तानी होशियार हो जाते थे। ये इत्तला के कनाडा में उसे धोखे में रखकर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती रही है, उसके खून में उबाल पैदा करती रहती थी। अमेरिकन FBI और कैनेडियन RCMP ने उसे बताया था कि रॉ की फराहम करदा इत्तलात पर आंखें बंद करने का खमियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ा है कि पाकिस्तानियों ने उन्हें धोखे की चाल का शिकार करके अपने मतलब और जरूरत के एटमी पुर्जे अपने मुल्क में पहुंचा दिए हैं। सांप गुजर चुका था। अमरीश पुरी जानता था कि अब लकीर पीटने से कोई फायदा हासिल नहीं होगा, लेकिन वो चुप होकर बैठने वाला नहीं था। वो चाहता था कि कोई ऐसा काम कर गुजरे जो उसे कम से कम मोसाद की नजरों में जरूर सुरखरू कर दे। दोनों इसराइलियों को मरवा कर तो उसने एक हद तक मामलात को संभाल लिया था। अगर ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में कामयाब हो जाते तो दुनिया की कोई ताकत उसे इस्तीफा देने से बाज नहीं रख सकती थी। अगर वो खुद इस्तीफा न देता तो उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता। मीर साहब ने उसकी तरफ बढ़ने वाले तूफान को बरवक्त रोक लिया था। वो मीर साहब के लिए अपने दिल में सिर्फ इसलिए तशक्कुर के जज्बात महसूस कर रहा था कि उसने बुरे वक्त में अमरीश पुरी की मदद की थी, वरना उसके नजदीक मुसलमान गद्दार की हैसियत किराए के टट्टू से ज्यादा कुछ नहीं थी। अगर वो ये मामला मकामी रॉ के इंचार्ज पर छोड़ देता तो सिवाय जिल्लत के और कुछ हाथ ना आता। ये सबक उसने बहुत पहले सीख लिया था और बिल्ली की तरह अपना एक दाव अपने मातहतों से छुपा कर रखता था। बहुत कम लोगों को इल्म था कि मीर साहब उसके खास आदमी हैं। मकबूजा कश्मीर में मौजूद सिक्योरिटी एजेंसियों को सिर्फ इतनी हिदायत की गई थी कि वो मीर साहब पर हाथ नहीं डालेंगे, खा वो कुछ भी करते रहें। लेकिन इस बात का इल्म बहुत से लोगों को रहा था कि मीर साहब किसी एजेंसी के साथ थ्रू हैं। अलसुब जब उसने दोनों इसराइलियों की मौत की तस्दीक अपने जराए से कर ली तो फौरन ही अखबारात को पहले से तैयार शुदा सरकारी बयान जारी कर दिया गया। इस बयान में कहा गया था कि दो गैर मुल्कियों की रिहाई के लिए मुजाहिदीन की तरफ से पेश करदा तमाम शराइत भारतीय हुकूमत तस्लीम करने के लिए तैयार है। चूँकि हुकूमत की ये तयशुदा पॉलिसी है कि वो किसी गैर मुल्की की जान को खतरे में नहीं डालेंगे। मुजाहिदीन ने दो गैर मुल्की इंजीनियर्स की रिहाई के लिए अपने जिन साथियों की रिहाई का मुतालबा किया है, हुकूमत उनको रिहा करने के लिए तैयार है। वक्त और मकाम का तयन भी मुजाहिदीन की ख्वाहिशात के मुताबिक किया जाएगा। इस ज़िमन में जिस गैर मुल्की सिफारत खाने या एजेंसी को वो मिडल मैन का किरदार अदा करने के लिए कहेंगे उनकी बात मानी जाएगी। उसके साथ ही भारतीय आला हुकाम की तरफ से दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी सिफारत खाने को दरखास्त की गई थी कि वो मिडल मैन का किरदार अदा करके बेगुनाह गैर मुल्कियों को मुजाहिदीन के शिकंजे से रिहाई दिलाए। जैसे ही ये खबर जारी हुई मोसाद हरकत में आ गई। सारी दुनिया की तरफ से मुजाहिदीन कश्मीर के नाम अपीलों का तांता बंध गया। इन अपीलों में मुजाहिदीन से दरखास्त की गई थी कि अब जबकि भारतीय हुकूमत ने उनकी तमाम शराइत भी तस्लीम कर ली हैं तो इखलाकी तौर पर गैर मुल्कियों को मजीद हिरासत में रखने का कोई जवाज बाकी नहीं रह जाता। यहूदी प्रेस ने भारतीय हुकूमत की इस फराख दिलाना पेशकश का वो गलगला बुलंद किया था कि सारी दुनिया के दरोबाम उससे गूंजने लगे थे। साजिश का अगला मरहला शुरू हुआ और दुनिया के कोने कोने से पाकिस्तानी वजीर आजम के नाम अपीलें जारी होने लगी थी कि वो खुद दिलचस्पी लेकर गैर मुल्कियों की रिहाई की कोशिश करें। उन पर मुख्तलिफ गैर मुल्की सिफारत खानों की तरफ से दबाव डाला जाने लगा कि पाकिस्तानी वजीर आजम मुजाहिदीन कश्मीर से अपील करें कि वो दोनों गैर मुल्कियों को रिहा कर दे। अमरीश पुरी और ब्रिगेडियर शमीर एक एक मोहरा बड़ी कामयाबी से आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने अपनी दानिस्त में बड़ी जोरदार चाल चली थी और बड़े नामहसूस अंदाज में सारी दुनिया पर साबित कर दिया था कि दोनों गैर मुल्की
लड़कियों के अगवा में पाकिस्तानी हुकूमत मुलव्विस है। मुजाहिदीन के लिए बड़ा मुश्किल वक्त आन पड़ा था। मैदान जंग में तो वो दुश्मन का मुकाबला हर सतह पर अपनी हैसियत के मुताबिक कर रहे थे, लेकिन इस चाणक्याई सियासत का मुकाबला उनके बस की बात नहीं थी। उनकी हिरासत में इसराइलियों की मौत ने खेल का पासा ही पलट कर रख दिया था। हवा का रुख अचानक ही बदल गया था। वो चाल जो दुश्मन के खिलाफ चलने वाली थी, उसमें वो खुद फंस कर रह गए थे। दुनिया में किसी शख्स को इस बात का यकीन दिलाना कि रॉ ने इसराइली कैदियों को उनकी हिरासत में जहर देकर मार डाला है, बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन बात थी। इस मरहले पर यह खतरा महसूस किया जा रहा था कि जब इसराइलियों की मौत की खबर दुनिया को मिलेगी तो यहूदी प्रेस इस खबर को मुख्तलिफ मिर्च मसाले लगाकर इस अंदाज में उछालेगी कि दुनिया भर में मौजूद मुजाहिदीन के हमदर्द भी खुद को मुश्किल में गिरफ्तार पाएंगे और भारतीय हुकूमत एक मरतबा फिर एड़ी चोटी का जोर लगाकर मुजाहिदीन को दहशतगर्द साबित करने की कोशिश करेगी। उन्हें जल्द अज जल्द कुछ करना था, कोई भी ऐसा फैसला जो उन्हें दुश्मन की इस चाल से महफूज रख सकता। मुजाहिदीन के हमदर्दों का रॉ ने कड़ा इम्तिहान लिया था। बिलाखिर उन्होंने अपना लाहे अमल तय कर लिया। अगले रोज आलमी प्रेस को मुजाहिदीन के हवाले से खबर जारी कर दी गई थी कि वो भारतीय हुकूमत की इस पेशकश का जवाब देंगे और अगले 48 घंटों में दोनों कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले भारतीय हुकूमत उनके फराहम करदा फहरिस्त में से कम 10 मुजाहिदीन उनके सुपुर्द कर दे। मुजाहिदीन ने इस बयान में कहा था कि वो अपनी और भारतीय हुकूमत की इस लड़ाई में किसी और को घसीटने के कायल नहीं है, न ही वो इस मरहले पर किसी भी ताकत को दरमियानी राब्ते का रोल अदा करने की इजाजत दे सकते हैं। उनकी तरफ से कहा गया था चूंकि ये लड़ाई गासिब भारतीय हुकूमत और मुजाहिदीन के दरमियान है, इसलिए वो बराह रास्त बात करेंगे। उसके साथ ही दावा किया गया था कि मुजाहिदीन और भारतीय हुकूमत के दरमियान एक मकामी लीडर के जरिए राब्ता बहाल है और भारतीय हुकूमत दुनिया को धोखा देने के लिए कह रही है कि मुजाहिदीन ने उससे राब्ता नहीं किया। इस बयान की अशात ने एक मर्तबा फिर अमरीश पुरी के हाथों के तोते उड़ा दिए थे। उसने बयान पर तबसरा करते हुए कहा, बड़े काइयां लोग हैं। वाकई मैंने ISI को अंडर एस्टिमेट किया था। वजीर दाखिला और अमरीश पुरी सर जोड़े बैठे हुए थे। वजीर दाखिला उसे बार बार यही कह रहा था कि वो इस बात का ऐलान कर दे कि मुजाहिदीन ने दोनों यरगमालियों को हलाक कर दिया है, लेकिन अमरीश पुरी इस मरहले पर इस अहमकाना तजवीज पर गौर करने को भी तैयार नहीं था। वो जानता था कि ऐसी बात कहकर वो चूहे की तरह जाल में फंस जाएगा। उसकी दानिस्त में उसने मुजाहिदीन पर जिस तरह नफ्सियाती हमला किया था, घबरा कर उनके हाथ पैर फूल जाते और वो जरूर कोई ऐसी हरकत करते जिससे आलमी सतह पर उनकी इतनी रुसवाई हो जाती कि फिर दुनिया में लंबे अरसे तक उनके हक में कोई आवाज बुलंद न होती। लेकिन मुजाहिदीन के पीर बड़े सियाने थे। अमरीश पुरी को समझ नहीं आ रही थी कि ये लोग कितने मजबूत आसाब के मालिक हैं। खुदा जाने इनकी क्या प्लानिंग है, खुदा जाने इन्होंने मामलात को कैसे संभाला था। एक आला अफसर ने मशवरा दिया, मेरे ख्याल से हमें फौरन उनके 10 साथियों की रिहाई का ऐलान कर देना चाहिए। वजीर दाखिला ने उसे फाड़ खाने वाले लहजे में डांट दिया, तुम्हारा दिमाग तो सही है, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि दोनों यरगमाली मारे जा चुके हैं और वो लोग इस पोजीशन में नहीं हैं कि अपने साथियों को रिहा करवा सकें या हमसे अपनी कोई भी बात मनवा सकें। एक और आला अफसर ने राय पेश की, मिनिस्टर साहब आपकी बात ठीक है, लेकिन खुदारा इस बात पर भी गौर कीजिए कि हमारी बैनुल अक़वामी पोजीशन क्या होगी। हमने खुद ही एक चाल चली है और आप ये चाहते हैं कि हम खुद ही इसमें फंस कर रह जाएं। होम मिनिस्टर ने तंजिया लहजे में कहा, आपका क्या ख्याल है मिस्टर पुरी? अमरीश पुरी बोला, मेरे ख्याल से हमें अपने मंसूबे में हकीकत का रंग भरने के लिए उनके कुछ साथियों को जरूर रिहा करना पड़ेगा। दुनिया को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना जरूरी है और हमने खुद इस खेल का आगाज किया है। मैं नहीं चाहूंगा कि हम सारे अहम पत्ते उनके हाथ में सौंप दें। अमरीश पुरी इसके अलावा क्या कह सकता था। होम मिनिस्टर ने तंजिया अंदाज में तालियां बजाते हुए कहा, वेल डन मिस्टर पुरी, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं आप। 2 लाशों के बदले दुश्मन को उसके 10 साथियों का तोहफा पेश करने जा रहे हैं। अमरीश पुरी को तैश आ गया, मिनिस्टर साहब जरूरी नहीं कि हर बात की समझ आपको आ जाए। सिक्योरिटी और सियासत में कुछ तो फर्क होता है और याद रखिए अगर इन 2 लाशों के एवज आपको उनके साथी रिहा करने पड़े तो ये सौदा महंगा नहीं है। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि इनको रिहा बहरहाल हमने करना है। जिन्हें इस बात का इल्म है कि इसके एवज सिर्फ 2 लाशें मौसूल होंगी और वो भी। उसने अपनी बात नामुकम्मल छोड़ दी। एक लम्हे के लिए बूढ़े होम मिनिस्टर ने कुछ सोचा, फिर उसने अपने सर को इस अंदाज से हिलाया जैसे उसे अमरीश पुरी की बात समझ में आ गई हो। उसने अपनी सियासी अकड़ दिखाई, बहरहाल मुझे ज़िमन में वजीर आजम से बात करना होगी। अमरीश पुरी ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन आपको आज रात तक फैसला कर लेना चाहिए क्योंकि रात को हम ये खबर जारी करना चाहते हैं। इस फैसले पर ही हमारी आइंदा हिकमत अमली तय पाएगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी।
तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।